कल हमने पढ़ा था औषधीय महत्व जैव विविधता का। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय महत्व जैव विविधता का। पर्यावरणीय महत्व में हमने पढ़ना है कि एक सदाबहार पौधा होता है, सदाबहार पौधे की किस्म है जिसके द्वारा ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है, उसका विघटन किया जाता है। याद रखना है किस्म किसके, सदाबहार पौधे की। सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ, जैसे सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर, विस्कोसस, साइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट में जो भारी धातुएं निकलती हैं उन भारी धातुओं को हटाने का काम करते हैं ये जीव। कौन कौन से जीव है, सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर, विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर। ये औद्योगिक अपशिष्ट में से जो भारी धातुएं होती हैं, भारी धातुएं उनको हटाने का काम करते हैं। इसी प्रकार एक कवक होता है राइजोपस ओराइजिसिस। राइजोपस ओराइजिसिस जो कवक होता है वो यूरेनियम व थोरियम के विघटन का कार्य करता है, यानी यूरेनियम व थोरियम को नष्ट करने का कार्य करता है। पेनिसिलम क्राइसोजिनम जो है वो रेडियम जैसे घातक पदार्थों को हटाने का काम करता है। तो याद रखना, नाम कुछ औखे हैं, दोबारा से याद करेंगे हम इसको, कठिन नाम होने के कारण। सदाबहार पादप का एक किस्म होगा जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन विस्फोटक पदार्थ का विघटन करेगा। सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर, विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर ये औद्योगिक अपशिष्ट में से भारी धातु को हटाने का काम करते हैं। राइजोपस ओराइजिसिस कवक यूरेनियम व थोरियम के विघटन का कार्य करता है और पेनिसिलम क्राइसोजिनम ये विघटन का कार्य करता है रेडियम के। ठीक है जी। महत्व पढ़ना है जैव विविधता का। जैव विविधता का आगे महत्व में हमने पढ़ना है कि एक महत्व ये भी है आर्थिक महत्व। जनसंख्या वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, खाद्यान्न का अर्थ होता है जो फसलें जिनका उपयोग खाद्य के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है। एक क्रांति हुई, हरित क्रांति। हरित क्रांति के द्वारा दो फसलों को बढ़ाया गया, एक तो गेहूं की फसल को और दूसरा धान की फसल को, चावल की फसल को। गेहूं की फसल के लिए जापान की नारिंटेन फसल लाए, धान की फसल के लिए डीजियो रूजेन, ये ताइवान की है, ताइवान का दूसरा नाम चीनी ताइवान भी कहा जाता है। ताइवान की फसल लाए डीजियो रूजेन। इन दोनों से जापान की नारिंटेन से गेहूं की फसल विकसित की गई और डीजियो रूजेन के द्वारा धान की फसल विकसित की गई। लेकिन क्या हुआ, जो धान की फसल थी उसमें एक वायरस आया, ग्रासी स्टंट विषाणु, उसने उसको रोगग्रस्त कर दिया और सारी की सारी फसल को नष्ट कर दिया। इसलिए इस धान की फसल को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए जंगली धान, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा निवेरा, ओराइजा निवेरा या जंगली धान से धान की फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की गई और धान की फसल को बचाया गया। इस प्रकार हमारे जैव विविधता के कारण हमने खाद्यान्न की पूर्ति की हरित क्रांति के दौरान। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए दो पौधे लगाए गए। एक का नाम था क्रंज, दूसरे का नाम था जेट्रोपा। क्रंज और जेट्रोपा के बीजों से, याद रखना है, क्रंज व जेट्रोपा के बीजों से प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ। अतः क्रंज व जेट्रोपा को बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। क्रंज व जेट्रोपा के पौधों से डीजल प्राप्त होने के कारण, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होने के कारण इन्हें बायोडीजल वृक्ष कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए क्रंज व जेट्रोपा लगाया गया। हरित क्रांति में गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए जापान की नारिंटेन फसल से विकसित किया गया व धान की फसल को डीजियो रूजेन ताइवान की फसल से विकसित किया गया। धान की फसल को ग्रासी स्टंट विषाणु के कारण नुकसान हुआ, अर्थात उसने उसको रोगग्रस्त व नष्ट कर दिया। अतः धान की फसल को रोगग्रस्त व नष्ट होने से बचाने के लिए इसको जंगली धान ओराइजा निवेरा द्वारा इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की गई। तो ये हमने पढ़ा जैव विविधता का। आगे पढ़ना है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, यानी संरक्षण कैसे किया जाए। ये तो हमने पढ़ा कि क्या महत्व है, कैसे संकट है। अब संरक्षण के दो प्रकार हैं, एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए आपको याद रखना है संजीव पासबुक, एस फॉर स्वस्थानीय संरक्षण और पी फॉर प्राकृतिक आवासों में संरक्षण किया जाएगा। और बहिस्थानीय संरक्षण के लिए आपने याद रखना है बिंटू या बिट्टू कुमार, बी फॉर बहिस्थानीय संरक्षण और के फॉर बनता है कृत्रिम आवासों में संरक्षण किया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं पहला संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों की वृद्धि व विकास के लिए, यानी संरक्षण कैसे करेंगे, जीवों की वृद्धि करे और विकास करे, कैसे स्थानों पर, तो प्राकृतिक आवासों में उनको मानव द्वारा अनुरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता कहलाता है। तो जीवों की वृद्धि विकास प्राकृतिक आवासों में की जाए और मानव द्वारा उनको अनुरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान की जाए, तो ऐसा संरक्षण कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या किया जाता है, चयनित प्राकृतिक आवासों में, यानी जिन आवासों का चयन किया जाता है उन प्राकृतिक आवासों में
जीवों को अनुकूल परिस्थितियां व सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी उनके लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां वो प्रदान की जाती हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब बात आती है कि सह-स्थानीय संरक्षण के अंदर आते कौन कौन से हैं। तो एक आता है जैव मंडल, एक आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक आता है वन्य जीव अभयारण्य, एक आता है संरक्षित रिजर्व क्षेत्र। ये सारे के सारे आते हैं सह-स्थानीय संरक्षण में। हम वापस से पढ़ेंगे। हमारी ट्रिक थी S4 सह-स्थानीय संरक्षण, P4 कहाँ पे आप संरक्षण प्रदान करेंगे, प्राकृतिक आवासों में। तो जब जीवों की वृद्धि व विकास के लिए उन्हें प्राकृतिक आवासों में मानव द्वारा अनुरक्षण प्रदान किया जाए तो सह-स्थानीय संरक्षण। फिर ऐसी स्थानों पर क्या किया जाता है, जीवों को एक तो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है और एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर सह-स्थानीय संरक्षण के उदाहरण पढ़े हमने, तो जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद आता है 2 नंबर बहिस्थानीय संरक्षण। तो बहिस्थानीय संरक्षण की हमारी ट्रिक है BK यानी बिट्टू कुमार, B4 बहिस्थानीय संरक्षण, K4 कृत्रिम आवासों में। तो जब जीवों की वृद्धि व विकास के लिए उनका कृत्रिम आवासों में मानव द्वारा अनुरक्षण किया जाए तो उसे कहा जाता है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण में कहां कहां किया जाता है, तो वानस्पतिक उद्यानों में, बीज बैंकों में और उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में। यानी ये सारे के सारे मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम आवास होते हैं, जबकि ये सारे के सारे प्राकृतिक आवास होते हैं। दोनों में अंतर होता है। इसमें प्राकृतिक आवासों में अनुरक्षण किया जाएगा, इसमें कृत्रिम आवासों में अनुरक्षण किया जाएगा। ठीक है जी। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन, जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण है संघ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, उसने 1973 में सिटीज यानी कन्वेंशन बुलाया जिसका नाम था सिटीज। सिटीज का पूरा नाम था C फॉर कन्वेंशन बुलाई थी, वार्तालाप बुलाई थी। तो कन्वेंशन, I फॉर इंटरनेशनल, और कन्वेंशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है ऑन। E का अर्थ होता है एंडेंजर, T का अर्थ होता है ट्रेड, E का अर्थ होता है एंडेंजर और S का अर्थ होता है स्पीसीज। तो पूरा नाम बनता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज, यानी ऐसे जीव, ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, जो क्या है संकटग्रस्त, उनके व्यापार को रोकने के लिए, उनके व्यापार को रोकने के लिए, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए ये संगठन बना था जिसका नाम था सिटीज। सिटीज का पूरा नाम वापिस से सुनेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज। ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए सिटीज की स्थापना हुई थी। कल हमने पढ़ा था औषधीय महत्व जैव विविधता का, आज हम पढ़ेंगे पर्यावरणीय महत्व जैव विविधता का। पर्यावरणीय महत्व में हमने पढ़ना है कि एक सदाबहार पौधा होता है, सदाबहार पौधे की किस्म है जिसके द्वारा ट्राइनाइट्रोटोलुइन एक विस्फोटक पदार्थ है, उसका विघटन किया जाता है। याद रखना है किस्म किसके, सदाबहार पौधे की। सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ, जैसे सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर विस्कोसस, साइट्रोबैक्टर। ये क्या करते हैं, औद्योगिक अपशिष्ट में जो भारी धातुएं निकलती हैं उन भारी धातुओं को हटाने का काम करते हैं ये जीव। कौन कौन से जीव है, सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर। ये औद्योगिक अपशिष्ट में से जो भारी धातुएं होती हैं, भारी धातुएं उनको हटाने का काम करते हैं। इसी प्रकार एक कवक होता है राइजोपस ओराइजिसिस। राइजोपस ओराइजिसिस जो कवक होता है वो यूरेनियम व थोरियम के विघटन का कार्य करता है, यानी यूरेनियम व थोरियम को नष्ट करने का कार्य करता है। पेनिसिलम क्राइसोजिनम जो है वो रेडियम जैसे घातक पदार्थों को हटाने का काम करता है। तो याद रखना, नाम कुछ औखे हैं, दोबारा से याद करेंगे हम इसको, कठिन नाम होने के कारण। सदाबहार पादप का एक किस्म होगा जो ट्राइनाइट्रोटोलुइन विस्फोटक पदार्थ का विघटन करेगा। सुडोमोनास प्लूटिडा, आर्थोबैक्टर विस्कोसस और साइट्रोबैक्टर ये औद्योगिक अपशिष्ट में से भारी धातु को हटाने का काम करते हैं। राइजोपस ओराइजिसिस कवक यूरेनियम व थोरियम के विघटन का कार्य करता है और पेनिसिलम क्राइसोजिनम ये विघटन का कार्य करता है रेडियम के। ठीक है जी। महत्व पढ़ना है जैव विविधता का। जैव विविधता का आगे महत्व में हमने पढ़ना है कि एक महत्व ये भी है आर्थिक महत्व, जनसंख्या वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्यान्न आपूर्ति के लिए, खाद्यान्न का अर्थ होता है जो फसलें जिनका उपयोग खाद्य के लिए किया जाता है, खाने के लिए किया जाता है,
एक क्रांति हुई हरित क्रांति। हरित क्रांति के द्वारा दो फसलों को बढ़ाया गया, एक तो गेहूं की फसल को और दूसरा धान की फसल को, चावल की फसल को। गेहूं की फसल के लिए जापान की नारिंगटेन फसल लाए, धान की फसल के लिए डीजियो रूजेन, ये ताइवान की है, ताइवान का दूसरा नाम चीनी ताइवान भी कहा जाता है। ताइवान की फसल लाई डीजियो रूजेन। इन दोनों से जापान की नारिंगटेन से गेहूं की फसल विकसित की गई और डीजियो रूजेन के द्वारा धान की फसल विकसित की गई। लेकिन क्या हुआ, जो धान की फसल थी उसमें एक वायरस आया, ग्रासी स्टंट विषाणु, उसने उसको रोगग्रस्त कर दिया और सारी की सारी फसल को नष्ट कर दिया। इसलिए इस धान की फसल को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए जंगली धान, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा निवेरा, ओराइजा निवेरा या जंगली धान से धान की फसल के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की गई और धान की फसल को बचाया गया। इस प्रकार हमारे जैव विविधता के कारण हमने खाद्यान्न की पूर्ति की हरित क्रांति के दौरान। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि के कारण पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए दो पौधे लगाए गए, एक का नाम था क्रंज, दूसरे का नाम था जेट्रोपा। क्रंज और जेट्रोपा के बीजों से, याद रखना है, क्रंज व जेट्रोपा के बीजों से प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ। अतः क्रंज व जेट्रोपा को बायोडीजल वृक्ष भी कहते हैं। क्रंज व जेट्रोपा के पौधों से डीजल प्राप्त होने के कारण, पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होने के कारण इन्हें बायोडीजल वृक्ष कहते हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए क्रंज व जेट्रोपा लगाया गया। हरित क्रांति में गेहूं की फसल को तैयार करने के लिए जापान की नारिंगटेन फसल से विकसित किया गया, वह धान की फसल को डीजियो रूजेन ताइवान की फसल से विकसित किया गया। धान की फसल को ग्रासी स्टंट विषाणु के कारण नुकसान हुआ, अर्थात उसने उसको रोगग्रस्त व नष्ट कर दिया। अतः धान की फसल को रोगग्रस्त व नष्ट होने से बचाने के लिए इसको जंगली धान ओराइजा निवेरा द्वारा इसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न की गई। तो ये हमने पढ़ा जैव विविधता का। आगे पढ़ना है जैव विविधता संरक्षण के प्रकार, यानी संरक्षण कैसे किया जाए। ये तो हमने पढ़ा कि क्या महत्व है, कैसे संकट है। अब संरक्षण के दो प्रकार हैं, एक है स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा है बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण के लिए आपको याद रखना है संजीव पासबुक, S फॉर स्वस्थानीय संरक्षण और P फॉर प्राकृतिक आवासों में संरक्षण किया जाएगा। और बहिस्थानीय संरक्षण के लिए आपने याद रखना है बिंटू या बिट्टू कुमार, B फॉर बहिस्थानीय संरक्षण और K फॉर बनता है कृत्रिम आवासों में संरक्षण किया जाएगा। तो हम पढ़ते हैं पहला संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में जीवों की वृद्धि व विकास के लिए, यानी संरक्षण कैसे करेंगे, जीवों की वृद्धि करे और विकास करे, कैसे स्थानों पर, तो प्राकृतिक आवासों में उनको मानव द्वारा अनुरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान की जाती है। ऐसा संरक्षण स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता कहलाता है। तो जीवों की वृद्धि विकास प्राकृतिक आवासों में की जाए और मानव द्वारा उनको अनुरक्षण यानी सुरक्षा प्रदान की जाए, तो ऐसा संरक्षण कहलाता है स्वस्थानीय संरक्षण। इसमें क्या किया जाता है, चयनित प्राकृतिक आवासों में, यानी जिन आवासों का चयन किया जाता है उन प्राकृतिक आवासों में जीवों को अनुकूल परिस्थितियां व सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी उनके लिए जो उपयुक्त परिस्थितियां वो प्रदान की जाती हैं और उनको सुरक्षा प्रदान की जाती है। अब बात आती है कि स्वस्थानीय संरक्षण के अंदर आते कौन कौन से हैं। तो एक आता है जैव मंडल, एक आते हैं राष्ट्रीय उद्यान, एक आता है वन्य जीव अभयारण्य, एक आता है संरक्षित रिजर्व क्षेत्र। ये सारे के सारे आते हैं स्वस्थानीय संरक्षण में। हम वापस से पढ़ेंगे, हमारी ट्रिक थी S फॉर स्वस्थानीय संरक्षण, P फॉर कहां पे आप अनुरक्षण प्रदान करेंगे, प्राकृतिक आवासों में। तो जब जीवों की वृद्धि व विकास के लिए उन्हें प्राकृतिक आवासों में मानव द्वारा अनुरक्षण प्रदान किया जाए तो स्वस्थानीय संरक्षण। फिर ऐसी स्थानों पर क्या किया जाता है, जीवों को एक तो अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है और एक सुरक्षा प्रदान की जाती है। फिर स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण पढ़े हमने, तो जैव मंडल, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य। उसके बाद आता है 2 नंबर बहिस्थानीय संरक्षण। तो बहिस्थानीय संरक्षण की हमारी ट्रिक है BK यानी बिट्टू कुमार, B फॉर बहिस्थानीय संरक्षण, K फॉर कृत्रिम आवासों में। तो जब जीवों की वृद्धि व विकास के लिए उनका कृत्रिम आवासों में मानव द्वारा अनुरक्षण किया जाए तो उसे कहा जाता है बहिस्थानीय संरक्षण। बहिस्थानीय संरक्षण में कहां किया जाता है, तो वानस्पतिक उद्यानों में, बीज बैंकों में और उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में। यानी ये सारे के सारे मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, कृत्रिम आवास होते हैं, जबकि ये सारे के सारे प्राकृतिक आवास होते हैं। दोनों में अंतर होता है, इसमें प्राकृतिक आवासों में अनुरक्षण किया जाएगा, इसमें कृत्रिम आवासों में अनुरक्षण किया जाएगा। ठीक है जी। IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वेंशन, जो विश्व प्राकृतिक संरक्षण है संघ है,
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो है विश्व प्राकृतिक संरक्षण संघ, उसने 1973 में सिटीज यानी कन्वेंशन बुलाया जिसका नाम था सिटीज। सिटीज का पूरा नाम था सी फॉर कन्वेंशन बुलाई थी, वार्तालाप बुलाई थी, तो कन्वेंशन, आई फॉर इंटरनेशनल, और कन्वेंशन के बाद हमेशा प्रीपोजिशन आता है ऑन। ई का अर्थ होता है एंडेंजर, टी का अर्थ होता है ट्रेड, ई का अर्थ होता है एंडेंजर, और एस का अर्थ होता है स्पीसीज। तो पूरा नाम बनता है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज, यानी ऐसे जीव, ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं, जो क्या है संकटग्रस्त, उनके व्यापार को रोकने के लिए, उनके व्यापार को रोकने के लिए, उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए ये संगठन बना था जिसका नाम था सिटीज। सिटीज का पूरा नाम वापिस से सुनेंगे, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर स्पीसीज, ऐसी प्रजातियां जो संकटग्रस्त हैं उनके अंतरराष्ट्रीय व्यापार को रोकने के लिए सिटीज की स्थापना हुई थी।